यूपी बोर्ड के पेपर्स के सॉल्यूशन का ये पहला लेक्चर है। आज से ये सीरीज चालू हो रही है और इसमें 2018 से जितने भी पेपर्स हुए हैं अब तक फिजिक्स के यूपी बोर्ड के, उनको आपको एक के बाद एक करके आपको इस लेक्चर में मिलेगा। इसमें हम आपको लिखने का तरीका और क्वेश्चंस की थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ताकि पेपर आपको जब मिले तो आप घबराए नहीं। और 5-7 साल के अगर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अच्छे मार्क्स भी पा जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बने रहें। फिर जैसे हम आपको बताते हैं, हम इसमें पेपर्स के जो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चंस के जो ऑप्शन दिए हैं, पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, या जो 1-1 नंबर के या 5 नंबर के हैं, जितने भी हैं आपको इसी चैनल पे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आप उसको पढ़ें और क्वेश्चन के हम जो 1 नंबर के हैं या जो ऑप्शनल हैं, बहुविकल्पीय जिनको हम आप कहते हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, खाली ऑप्शन ही नहीं बताएंगे आपको वो क्यों सही है। अगर उस क्वेश्चन में उसको वो घुमा के पूछ रहा है तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जो आंसर राइटिंग होता है, तो मेरे हाथ में जो है वो आंसर पेपर का सेट है और इसमें हम 2018 से शुरू करेंगे। इसका ये पहला पेपर है और सेट नंबर है। कहां से शुरू करेंगे? 2018 और सेट का नंबर है FKFR। आपके पास हो तो आप इसको मिला लें। इसमें हम सेक्शन डाल देंगे और सेक्शन के हिसाब से हम चलेंगे। खंड आ, इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का है, यह कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। आप देखिए स्क्रीन पर लिख के क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको पॉज कर लें और क्वेश्चन को नोट कर लें। उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और थर्ड दिया है वोल्ट प्रति मीटर। फोर्थ तो यही वाला दिया दे रखा, उसने मिसप्रिंट हो गया होगा। अब देखिए, आपने जो याद किया है विद्युत फ्लक्स का, जो आपने मात्रक याद किया है वो इसमें आपको नहीं रखिए। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है EA। हमने पढ़ा होगा E.ds, तो उसको हम ना लिख करके EA लिख देते हैं। देखिए ई की यूनिट क्या आपको मालूम है? न्यूटन प्रति कूलम, मतलब न्यूटन बटे कूलम। और एरिया, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल, इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का जो हमने मात्रक पढ़ा रखा है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसमें एक ऑप्शन नहीं है इसका। फिर अगर मान लीजिए इसी में से दिया होता नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन वो बना देता नन ऑफ दीज, तो हम इसी पर टिक करके चले आते हैं क्योंकि हमको यही याद है। अब इसमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा, ना यही लिखा है, ना यही लिखा है, ना यही लिखा है, तो हम इसी पर टिक मार के चले आते और आपका आंसर हो जाता गलत। क्यों गलत होता? पहले देखिए, आप मिलाएं। आपको आपने जब पढ़ा होगा तो फाई बराबर एक, तो ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, ये सही है, 101% सही है। ई का एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, और एक क्षेत्रफल का मीटर है, मीटर स्क्वायर, इससे मिलाइए। अब देखिए 1 मीटर इसके 1 मीटर से कैंसिल हो गया। आंसर आपको क्या मिला? वोल्ट मीटर। अब ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आया कहां से? थोड़ा सा आप ध्यान दें। ए बराबर होता है V/D, ई बराबर V/D। V को लिखते हैं वोल्ट में और D क्या है? दूरी, दूरी को लिखते हैं मीटर में। तो देखिए ई का एक यूनिट मिल गया हमको वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो चाहे आप ऐसे इसको वहां निकाल लें
यहाँ आपको याद रहे, एग्जाम में ज्यादातर चीजें आपको याद रहे तो अच्छी बात है। अब हम देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, वोल्ट मीटर, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब ये आया कहां से, देखिए दो चीजें आप ध्यान रखिए, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, दो मात्रक, पहला न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर, देखिए जब ऐसे लिखा है या स्लैश लगा कर लिखना है इसमें, वोल्ट प्रति मीटर, ई के दो मात्रक, ई के दो यूनिट होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। अगर आप भूल जाएं ई का, F बराबर होता है Q इंटू ई, वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई, तो यहां से जब E को आप रोकेंगे तो Q इसके नीचे चला जाएगा। F को न्यूटन में लिखते हैं और Q को कूलम में लिखते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, वोल्ट मीटर, और दूसरा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका, R1 और R2 क्रमशः कुल आंतरिक प्रतिरोध हो, कुल आंतरिक तथा बाह्य प्रतिरोध हो, तो सेलों के श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए उपयोगी है। कौन सा कंडीशन उपयोगी है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, R1 और R2 कुल आंतरिक, R1 क्या है, ये इंटरनल है, आंतरिक प्रतिरोध, R2 क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध, आपने लिखा होगा NR, कुल आंतरिक प्रतिरोध NR लेस होना चाहिए किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए कुल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो आप देखिए कौन बड़ा होगा, एक्सटर्नल वाला बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो R2 बड़ा होना चाहिए किससे, R1 से। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है कि जिसमें R2 बड़ा है R1 छोटा है, इसमें आपका दे रहा है तीसरा ऑप्शन सही है। अब मान लीजिए इसी को घुमा के ऐसे लिख दे तो आप कहें कि नहीं ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग नहीं, आपको मिलाना रहेगा कि जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिधर नोक है वो छोटा होगा। R2 बड़ा है यहाँ भी और R2 बड़ा है यहाँ भी, तो चाहिए ऑप्शन दिया हो, चाहिए ऑप्शन दिया हो। पहले क्या कह रहा है कि LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा गया है, LCR परिपथ, LCR सर्किट, LCR सर्किट में को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया, अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात के बीच कालांतर होगा। अब सुनिए, LCR, L का मतलब होता है कॉइल, C का मतलब होता है कैपेसिटर, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, LCR। ये कौन सा सर्किट हो गया, LCR। इसको किससे जोड़ा गया, अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC करंट से जोड़ा गया। अब देखिए इसका आपको एक डायग्राम आना चाहिए, फिर वो चाहे जितनी तरह घुमा के पूछे आपको फंसना नहीं, याद क्या करना आपको, देखिए ऐसे लाइन खींच, आपने ऐसे लाइन खींच लिया, अब क्या करेंगे, बीच से यहां से एक लाइन इधर खींच दीजिए, ठीक, ऊपर आप लिख दीजिए, नीचे आप लिख दीजिए VC, इधर लिख दीजिए R। यहां तक समझ में आया। देखिए आप जल्दी ना करिए, जल्दबाजी करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं और कॉन्सेप्ट आप में बिल्डअप कर रहे हैं कि जो थोड़ी मोड़ी कमी रह गई उसको आप दूर कर लें। एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं, हर कोई कंफ्यूज होता है, खाली आप ही नहीं कंफ्यूज होते, हर बंदा एग्जाम में कंफ्यूज होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम ये सीरीज लेके आपके लिए आए हैं। अब देखें
तो जिधर बीएल उधर एक्सएल, जिधर बीसी उधर एक्ससी। अब आप कहेंगे एक्सएल और एक्ससी क्या है? एक्सएल है प्रेरकीय प्रतिघात और एक्ससी है धारतीय प्रतिघात। ठीक है, अच्छा अब देखें आप, ये कितना 90, ये कितना 90। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ रहा है 90 क्या है? कला है, फेज, फेज कहिए, फेज डिफरेंस कहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पूछ रहा प्रतिरोध और वीसी, प्रतिरोध और वीसी के बीच कलांतर कितना है तो बोल देंगे 90। प्रतिरोध और एक्सएल वीएल के बीच कलांतर कितना है? 90। ठीक है, प्रतिरोध और एक्सएल के बीच कलांतर कितना है? 90। मतलब इस वाली लाइन से एक धारा इधर, धारा लिख रहे। एक्सएल और एक्ससी के बीच कलांतर, इधर बीएल उधर एक्सएल, इधर बीसी उधर एक्ससी, इन दोनों के बीच कलांतर कितना? 180। अब इसमें एक चीज वो पूछ रहा है जहां हमको आपको कंफ्यूजन होता है, वो कह रहा है अनुनाद की स्थिति में, एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी, ये भी आप याद रखेंगे, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी। ठीक, तो अब देखें किसमें पूछ रहा है? अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, मतलब इसके एक्ससी ये नहीं पूछना। ठीक है, एक्ससी और एक्सएल के बीच, इसके बीच कलांतर पूछ रहा, तो यहां से चले, पूरा कितना हो गया? 90 90 180। तो कलांतर फाई बराबर किसके किसके बीच में? एक्सएल और एक्ससी के बीच में, फाई बराबर 180, या इसी को लिखते पाई कितना किसके किसके बीच में? बिटवीन एक्सएल एंड एक्ससी। समझ पाए? अगर एक्सएल और एक्ससी के बीच कलांतर पूछ रहा है तो 180 होगा। किस कंडीशन में? रेजोनेंस के कंडीशन में, और वैसे भी जनरल कंडीशन में भी इतना ही होगा। ठीक है, अब जो इसने रेजोनेंस देके आपको उलझाया, वो क्यों उलझाया आपको हम बता रहे। रेजोनेंस देके उलझाया वो इसलिए, और ऑप्शन में भी उसने 0 दे रखा है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में एट रेजोनेंस, इस कंडीशन में आर, ध्यान दीजिए, आर और एक्सएल, आर और एक्सएल व एक्ससी के बीच कलांतर 0 होता है। इतना ध्यान रखिए। क्या पूछ रहा है, रट्टा ना मारिए। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी है तो आर और एक्सएल एक्ससी इनके बीच कलांतर 0 होगा। समझ पाए? इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आएगा आगे भी तो हम आपको बताएंगे। इसका ऑप्शन सही है चौथा, पाई। कौन सा सही है? पाई, चौथा ऑप्शन। ठीक, अगर वो इसमें ऐसे ही पूछ ले आपसे कि आई और एक्सएल के बीच में कितना कलांतर है, इन एलसीआर परिपथ आई और एक्सएल के बीच में कितना कलांतर है, तो क्या बताते हैं? पाई बटे 2। ठीक, आई और एक्ससी के बीच में कलांतर कितना? पाई बटे 2। तो ये आप याद रखें, एक्सएल एक्ससी। इसको ऊपर नीचे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप ऊपर ही नीचे चला पाएंगे, इसको इधर रखेंगे। ठीक है, तो 3 सवाल आपके हो गए। अब आते हैं घा पे। गा, अब देखिए घा, फोटान का विराम द्रव्यमान। अभी तक हमने एक ही द्रव्यमान सुना था, 2 द्रव्यमान होते हैं, एक विराम द्रव्यमान होता है, एक गतिक द्रव्यमान होता है। इसको बताया किसने? आइंस्टीन ने बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, तो अब फोटान का विराम द्रव्यमान कितना? फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है।
अब अगर मान लो बात आ ही गई है तो हम आपको बता दें कि अगर पूछ ले गतिक द्रव्यमान, गतिक व विराम द्रव्यमान में संबंध लिखो, में संबंध लिखो, तो लगे हाथ इसको भी यहीं नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे? m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m क्या है? गतिक द्रव्यमान है। ये क्या है? विराम द्रव्यमान है। ठीक है। v क्या है? पिंड का वो वेग जिससे वो गत कर रहा है, और c क्या है? प्रकाश का वेग। इसको कहीं लिख लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले तो आपको याद आ जाए, आप लिख दें या टिक मार दें या एक नंबर में पूछ लें। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, तो हाइड्रोजन देखिए इसमें दो होता है, ऊर्जा भी दो होती है, उलझाता कैसे वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो आप बताइएगा नहीं, पहले उस बातों को समझिए कि वो आपको उलझाता कैसे। आप एक याद रखते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन हो, अब वो पूछ कुछ और रहा, आप लिख के चले आते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन हो, जब माइनस प्लस लगा देता है तब भी दिक्कत हो जाती है कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा ये कितना होता है? प्लस 13.6 ईवी। ईवी का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। ठीक, लगे आप एक चीज आपको और बता दें, आयनन विभव ये होता माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका? हाइड्रोजन का। तो आयनन विभव माइनस होता है और आयनन ऊर्जा प्लस में होती है। ठीक है, समझ पाए? हाँ, तो ये दोनों याद रखिए, आयनन ऊर्जा प्लस में और आयनन विभव माइनस में, दोनों इक्वल होते हैं बट साइन अपोजिट होता है। अब किसका साइन अपोजिट किसका नहीं होता, एक को किसी को पकड़ ले, दोनों पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाए। एक को पकड़े, या तो आयनन ऊर्जा जान लीजिए या आयनन विभव जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लास्ट है पहले का 4। लास्ट क्या है? कह रहा चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर, चालन और संयोजी बैंडों के ऊर्जाओं का अंतर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चालन और संयोजी बैंड है क्या। चालन और संयोजी बैंड क्या? देखिए, जितने भी चालक, अचालक, अर्धचालक 3 प्रकार के होते हैं, उनको समझाने के लिए बैंड मॉडल बनाया गया। बैंड मॉडल बनाया गया, इसको कहा गया वीबी बैलेंस बैंड, इसको कहा गया कंडक्शन बैंड। ठीक, चीजों को आप समझिए, ऐसा नहीं कि एक का सवाल है तो हम पट से करा दें और आप ध्यान कर ले और निकल लें। देखिए, इसी में थोड़ा घुमा देगा तो आप कैसे जान पाएंगे, वो हम बताना चाहते हैं आपको। अगर वो घुमा देगा तो आप कैसे जान पाएंगे। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हमेशा इम्पटी होता है, इम्पटी होता है। ये क्या होता है? ये फील्ड होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपने पढ़ा होगा। बैलेंस बैंड किससे फील्ड होता है? इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, और कंडक्शन बैंड खाली होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आप बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और ये जंप करता है। क्या करता है? जंप। कहां से कहां जंप किया उसने? बैलेंस बैंड से जंप किया कंडक्शन बैंड, और जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी किसी भी कंडक्टर में। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करने के बाद इसमें नहीं पहुंच पा रहा, बीच से लौट आ रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप अगर इसको इतनी ऊर्जा दें कि ये कूद के यहां पहुंच गए, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप इसको ज्यादा ऊर्जा दें तब यहां पहुंचे, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम कम ऊर्जा दें लेकिन कंडक्शन बैंड नीचे आ जाए।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या तो कंडक्शन बैंड नीचे आ जाए तो हम ऊर्जा कम दे तब भी पहुंच जाएगा ये, और कंडक्शन बैंड अगर ऊपर है तो हम इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब सभी पदार्थों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की गैपिंग सेम नहीं होगी, ठीक। सभी पदार्थों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की गैपिंग सेम नहीं होगी। अब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ठीक, चालक में, उसका क्या मतलब है कि ये नीचे है, कंडक्शन बैंड कहाँ है, नीचे, किसके, मतलब जहाँ जो आपने एक नॉर्मल कंडीशन बनाई ना उससे क्या है, नीचे है, तभी तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं पट से ही कूद के पहुंच गए इसमें। तो क्या ये कंडक्शन बैंड नीचे है, किसमें, चालक में। अचालक में क्या है, कंडक्शन बैंड ऊपर है। इंसुलेटर अचालक पदार्थों में ये दूरी ज्यादा होगी और चालक में ये दूरी कम होगी। इस गैपिंग को हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। क्या कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी, ठीक। तो सबसे कम कुछ समझ में आए, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, चालक में सबसे कम, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये होता कितना है, लगे आप उसको भी लिख लीजिए, बाकी इसमें ऑप्शन आपका सही है। चालकों में न्यूनतम होता है, सेकंड वाला ऑप्शन, सबसे कम किसमें होता है, चालकों में, चालकों में न्यूनतम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लिख के पढ़ के गए हैं क्वेश्चन, आप लिख कर रट्टा मार लीजिए, आप बता रहे हैं कि जल्दी बताएं, तो आप एक ही पढ़ के गए चालकों में न्यूनतम होता है, रट्टा मारे चालकों में न्यूनतम होती है, चालकों में न्यूनतम होता है। अब उसने पूछ लिया किसमें अधिकतम होता है, फंस गया। तो उससे अच्छा इस मॉडल को समझिए, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मॉडल को समझिए। ये दूर है तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ठीक है, या दो तीन मेटल ही दे दिया, समझ पाए। तो अचालक में सबसे दूर, इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, चालकों में सबसे कम होती है, और अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में दोनों के बिटवीन होता है। कह रहा है पहला कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, दूसरे का विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो लिखिए, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी, या अगर चालक है कोई तार है तो लंबाई लिखेंगे। मात्रक क्या होगा इसका, यूनिट क्या इसकी होगी, देखिए विभव परिवर्तन तो विभव ही रहेगा, वोल्ट, दूरी मीटर, वोल्ट पर मीटर। विभव परिवर्तन मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, यही तो आप कभी नहीं बोलेंगे, अगर विभव हटा के वो पूछ ले आपसे ताप प्रवणता, तब क्या करेंगे, तो अलग से चीजें न रखिए, ताप प्रवणता वो पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे, दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक। यहां ताप, यहां ताप, यहां ताप, दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य व अशून्य होता है क्यों। तो पहले तो आप ये बताएं हमको कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप जान रहे हैं। अब
मैग्नेटिक मोमेंट डाई में 0 होता है, पैरा में 0 नहीं होता। क्यों, यही आपको बताना है। तो 2 लाइन का आंसर है, आप उसको लिखिए। सवाल को पहले समझे। पथ चुंबकीय लिखे, पथ चुंबकीय पदार्थ का गुण उनमें पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन अपना पेयर बना लेते हैं, ये गुण बना लेते हैं, और प्रत्येक पेयर में कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, जबकि पथ चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है और इलेक्ट्रॉन अपना युग्म नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण नेट चुंबकीय आघूर्ण अशून्य होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ये कौन सा है? ये पथ चुंबकीय डाईमैग्नेटिक, और ये अनुचुंबकीय। ठीक है, देखिए डाईमैग्नेटिक में हर पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेता है, तो एक अगर तेज भागेगा तो दूसरा स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसे कह लें या ऐसे कह लें, एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर होगा तो दूसरे का इधर होगा, तो टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। इसमें एक ही है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए दूसरे का इसी सेक्शन का है। दूसरे का कह रहा एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कितना दिया, 500 वोल्ट विभवांतर दिया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। आप उसमें देखिएगा क्यों दिया रहेगा, आप अपने मन से ना लिखिएगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। इतने आपको ध्यान रखना। अब जब कभी इस तरह को, तो आप जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं? अगर द्रव्यमान यम है, वेग भी हो, तो हाफ mv स्क्वायर किया गया कार्य। देखिए v बराबर होता है W/Q, तो W बराबर होगा VQ। V मतलब वोल्टेज है, तो VQ या Q भी लिख लीजिए, तो आपको आसान लगे। जो आप तक पढ़ते आए वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इस V और इस V में अंतर है, ये वोल्ट है और ये वेलोसिटी है, तो हमको भी निकालना है। तो V स्क्वायर बराबर 2QV बटे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट कितना? 500। द्रव्यमान कितना? तो यम 1.67 × 10⁻⁻27। सबसे पहले देखिए घात को सही कर लीजिए, तो 27 को ऊपर लेके चले जाइए, तो 10⁻⁻19 ही है, ये -27 है, तो ये +27 हो गया, और 2 0 इसके भी इसमें ऐड कर दीजिए, +2। अब इधर क्या क्या बचा देखिए, 2 × 1.6 और × 5। अब आप कहेंगे 5 का लिखा 500 है, तो 2 0 हमने इसमें ऐड कर दिया, बटे 1.67। ठीक है, चलो आगे करिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब ये हो गया 16,
और नीचे 1.67। अब देखिए इसमें आप आइए, इसका भी 1 10 हमने इसमें जोड़ दिया, तो 27 और 2 29, 29 और 1 30, तो 10 पर घात 30 प्लस में है और 19 माइनस में है। 160 167 गुणे 30 में से 19 घटा लो, तो 19 1 20 और 10 30, 10 पर घात 11 16, एक और जोड़ लीजिए, गुणे 10 पर घात 12। ये किसका मान है? v स्क्वायर का। तो जब v बराबर निकालेंगे तो भाग कर दीजिए, गुणे 10 पर घात 12, 9 7 कर लीजिए। चलिए अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 90 9 9 81, तो घात का वर्गमूल लेंगे तो हो गया आपका 6। संबंध है तो संधि डायोड पहले जाने, डायोड दो तरह का होता है, एक वैक्यूम ट्यूब डायोड होता है, एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। तो संधि डायोड को एक नाम से और जानते हैं, दाईं तरफ कहीं लिख लीजिए, संधि डायोड या पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, इसको 3 नाम से जानते हैं, संधि डायोड या जंक्शन डायोड, पीएन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। इसका सिंबल ऐसे होता है, अभी दिखा रहे हैं आपको ना, परेशान ना हो, यह है पी और ये है एन, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है, समझ गए। अब इसमें क्या करें, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या संबंध है, तो आप डालिए विभव प्राचीर, विभव प्राचीर लिखिए, हम बोल रहे हैं ऐसे फिगर बना लीजिएगा, तब लिखिएगा ये पी एरिया, ये एन एरिया, यहां पे कुछ नहीं होता ना, अलग कैरियर नहीं होते, चार्ज कैरियर नहीं होते, इसको लिखिएगा यह है संधि, पहले फिगर बना के तब लिखिएगा संधि, ठीक, लिखिए ये कहलाती है, ये इतना कहलाता है अवक्षय परत। अब आप कहिएगा एक नंबर में इतना काहे लिखा रहे हैं, अच्छा आप लिखो तो, अवक्षय परत पूछ लिया तब क्या करेंगे, विभव प्राचीर के पीछे पढ़े हैं, अवक्षय परत पूछ लिया तब, तो उसके लिए फिर अलग से लिखाना पड़े, लिखाएंगे बात नहीं, लेकिन समझिए, लिखिए संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के बीच, लिख लीजिए संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक। इससे कितने चीजें आप जान पाए कि संधि डायोड को पीएन डायोड भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, इसका सिंबल ये होता है, और इस तरह बना के तब लिखिएगा, ये जंक्शन, ये पीएन, दोनों तरफ, इसके दाईं तरफ भी कुछ एरिया, इसके दाईं तरफ भी कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पे कुछ नहीं होता, ठीक है, जैसे बॉर्डर है ना, बॉर्डर जहां दो देशों की सीमाएं मिलती हैं, तो वहां से कुछ किलोमीटर इधर कुछ किलोमीटर इधर, इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड, वहां कोई जा नहीं सकता। तो बस ऐसे समझिए कि इधर पी ये दूसरा नेशन है, इधर एन ये दूसरा नेशन है, इन दोनों के बीच में जितना भी ये नो मैंस लैंड वाला एरिया है उसको बोलते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। अगला लिखिए दूरदर्शी, दूसरे का अगला है दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का क्यों लिया जाता है, दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। मूवी में आपने देखा होगा दूरबीन से देखते हुए कुछ इस तरह होता है, ठीक है, जो आंख की तरफ लेंस होता है वो छोटा होता है, और जिधर से किसी चीज को देखना होता है ना, जिधर करते हैं वो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बड़ा होता है, और आई, इस जो आंख की तरफ है इसको आई लेंस बोलते हैं,
भाई अब ये बड़ा क्यों होता है? ये बड़ा इसलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर सके, जिससे इमेज स्पष्ट और ब्राइट बने। तो आप लिखिए, लिखिए दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस बड़े आकार का इसलिए लिया जाता है जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला बने, स्पष्ट और चमकीला बने। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, खंडवा का ये लास्ट क्वेश्चन आपको करा के, लास्ट क्या है? दूसरे का 4, दूसरे का 4। इसमें कह रहा है एक लेंस की क्षमता -2D है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख बनाइए। लेंस की क्षमता दी हुई है, पावर P बराबर -2D, ठीक। 2D का मतलब 2 डायोप्टर, माइनस लगा हुआ है, क्षमता अगर माइनस में है तो लेंस कौन सा होगा? लेंस होगा अवतल, लेंस अवतल होगा, ठीक। एक चीज आपको पता चल गई, लेंस अवतल हुआ। अब देखिए इसकी हम फोकस दूरी निकालें, F बराबर 1/3 किसमें निकलेगा? मीटर में निकलेगा। अगर हम लिखें, हम 1 मीटर को सेंटीमीटर कर लेते हैं और P कितना दिया है? 2, माइनस इसलिए लिख दिया, माइनस दिया तो ये आएगा -50 सेंटीमीटर। तो एक चीज आपकी समझ में ये भी आई कि अगर क्षमता दी हुई है तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम किरण आरेख निकाल लें, बना लें। अवतल लेंस ऐसे बनता, इसकी फोकस कितनी? 50 सेंटीमीटर, बस तो रख दीजिए। अब क्या होता है? जो प्रकाश की किरण, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो समांतर आती है वो कहाँ जाती है? इधर से ले जाइए। अवतल लेंस की एक खासियत है कि ये इधर थोड़ी आएगी, ये जा इधर रही तो इस जबड़े को पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई लगेगी, मतलब इधर से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये रे फोकस से आ रही है, इसको हम लिख देते हैं F। दूसरी रेज कहाँ जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, दोनों जहां कट करेंगी वो इमेज पॉइंट होगा। ये होगा कितना? ये मिडवे होगा, ये होगा 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी और जितने सेक्शन है, खंड सा, खंड दा भी बहुत है, तो इसके लिए आप अगले लेक्चर का वेट करें। तब तक कोशिश ये करें कि जितना इधर बताया है उसको आप समझें और याद कर लें।